गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। शिक्षा सेतु में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर नीचे शब्द भी दे रखे हैं। तो पहला है हमारा, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, क्या कहते हैं? फसल। ठीक है। सेकंड है हमारा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो फसल उगाने के पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को तैयारी की जाती है। ठीक है। तीसरा है हमारा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर फिल इन द ब्लैंक्स होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? तैरने लगेंगे। ठीक है। और लास्ट है हमारा, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या जरूरी है? हमें दो चीज़ें, जल तथा पोषक आवश्यक है। जल तथा पोषण आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 दे रखे हैं आपको, लेकिन आंसर में आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आप ध्यान से करें इसे। तो पहला है हमारा खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है? धान और मक्का। रबी क्रॉप है हमारी गेहूं, चना और मटर। रासायनिक उर्वरक है हमारे यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद है हमारी पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है वो नहीं आएगा, इसमें मवेशियों का चारा नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला है, इसमें पहला काय का एग्जाम्पल देना है आपको 2 खरीफ फसल का। तो खरीफ फसल के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? धान और मक्का। और सोयाबीन भी बता सकते हैं, कि एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं आप। और सेकेंड है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके गेहूँ, चना, मटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है आपको। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? मिट्टी को हल के द्वारा मिट्टी की जो परत होती है उसे ऊपर नीचे किया जाता है ना, जिससे जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है और मिट्टी जो है वो छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे कि पौधा आसानी से, पौधे की जो जड़ होती है वो आसानी से ग्रोथ कर सके। और इसलिए मिट्टी को सबसे पहले, बुआई से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, कल्टीवेटर के द्वारा या फिर हल के द्वारा। सेकंड टॉपिक है बुआई। मिट्टी तैयार होने के बाद खेतों में दानों को बोया जाता है ना। बुआई से पहले हमें निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो बीज हमने लिए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी गुणवत्ता के हों। जिसको टेस्ट करने के लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था कि हम एक बीकर में या बर्तन में पानी ले सकते हैं और उन बोने वाले बीजों को हम उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद यदि वो बीज हेल्दी होगा तो वो पूरा पानी में नीचे चला जाएगा। अगर वो बीज हल्का होगा तो वो अनहेल्दी होगा और वो ऊपर तैरने लगेगा। इस प्रकार से हम बीजों की पहचान कर सकते हैं। और बुआई करते वक्त आपको ये ध्यान देना आवश्यक है कि हर पौधे को प्रॉपर जगह मिल सके, जिसके लिए सीड ड्रिल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और पौधे को, बीज को ना तो ज़्यादा आपको गहराई में बोना है और ना ही ज़्यादा ऊपर बोना है। अगर आपने ज़्यादा गहराई में बो दिया तो भी बीजा नहीं पनप पाएगा, उसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। और अगर आपने ऊपर ही बीज को बो दिया तो उसको क्या होगा, कोई भी चिड़िया वगैरह या दूसरे जीव जंतु जो है वो उसको खा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर जगह पर ही बीज को बोया जाए। फिर उसके बाद है निराई। तो जब हम देखते हैं कि हमारी फसलों के साथ कुछ अनुपयोगी पौधे भी उग गए हैं जो हमारी क्रॉप के लिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब पोषक तत्वों को, जो पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलने चाहिए, फसल वाले पौधों को, वो उनको भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हमारा पौधा जो है वो हो सकता है अनहेल्दी हो। जितना हमें उससे मिलना चाहिए अनाज वो ना मिल पाए, इसलिए हम उन अनुपयोगी पौधों को खेतों से अलग करते हैं, जिसे हम निराई कहते हैं। उसके बाद होता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग कब की जाती है? जब हमारी
फसल पककर पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार हो जाती है और उसके बाद हम फसलों की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं, साफ अनाज प्राप्त करने के लिए जो भूसा होता है उसको अलग किया जाता है अनाज से। तो इसके लिए हम थ्रेसर का यूज़ करते हैं और शुद्ध अनाज प्राप्त करना, है ना, जो है वो थ्रेसर के द्वारा शुद्ध अनाज प्राप्त करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होता है। तो हम जानते हैं लास्ट चैप्टर में मैंने आपको जो चैप्टर आपको इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया उसमें आपको बताया था कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। तो जो उर्वरक होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और जो खाद होती है वो कार्बनिक पदार्थ होती है। और जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, लेकिन जो खाद होती है वो किसान स्वयं अपने घर पर या खेतों में आसानी से बना सकते हैं। उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है बट खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और ह्यूमस आपको पता ही है, मैंने बताया था ह्यूमस एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके कारण से मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का आपको वर्णन करना है। तो सिंचाई किसे कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हमारी खेतों में फसलों को उगाते हैं तो फसलों को उगाने के बीज को बोने के बाद खाद और उर्वरक का छिड़काव करने के बाद आपको एक निश्चित समय के अंतराल पौधे को पानी भी उपलब्ध कराना होता है ना, टाइम टाइम पर पानी देना पड़ता है। इस क्रिया को ही हम सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई की 2 विधि हमने पढ़ी थी, पहली थी स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड थी ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स छिड़काव तंत्र और दूसरी थी हमारी ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मीन्स जो बूंद बूंद करके पानी जाता है। तो पहले हम वर्णन करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम का। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नलियाँ लगी होती हैं और स्प्रिंकलर सिस्टम उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ पर भूमि असमतल अर्थात ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है। वहाँ पर ऊर्ध्व पाइप मतलब सीधे पाइप लगा दिए जाते हैं। उन पाइप में ऊपर की जगह पर क्या होता है, नोज़ल लगे हुए होते हैं और जैसे ही उसे ऑन किया जाता है तो पूरे फव्वारे की जैसे बारिश होती है उस टाइप से फव्वारे के रूप में ऑल प्लांट्स को पानी इजीली मिल जाता है। और सेकंड, ये हमारी हो गई फर्स्ट विधि और डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं। सेकंड है हमारी ड्रिप सिस्टम, है ना। तो ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो पतले पतले ब्लैक कलर के पाइप आते हैं जिनको पूरे खेतों में एक जाल की तरह बिछा दिया जाता है और उनमें छोटे छोटे जिसको हम बोलते हैं ऑन और ऑफ कर सकते हैं ऐसे कीज लगी होती हैं। तो उन कीज को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो जो वाटर होता है वो बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स की रूट्स तक अर्थात जड़ों तक जाता है और पानी वेस्ट नहीं हो पाता। तो इन दोनों विधियों का उपयोग हम फसलों को उगाने के लिए कर सकते हैं और ऐसे स्थान जहाँ पर कम मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहाँ पर हम इन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो खरीफ सीज़न कौन सा होता है, बहुत बारिश वाला। और गेहूँ की फसल हम कब बोते हैं, शीत ऋतु में। तो यदि हम गेहूं की फसल को खरीफ के सीज़न में बोते हैं अर्थात वर्षा ऋतु में बोते हैं तो फसल नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि गेहूं के पौधे को इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है और अगर ज़्यादा मात्रा में पानी दिया गया गेहूं की फसल को, अगर बारिश में उगाया गया तो जो बीज होता है वो पूरी तरीके से सड़ जाता है। अर्थात हम समझ ही गए हैं कि जो गेहूँ है वो रबी सीज़न में बोई जाने वाली फसल है, उसको हम खरीफ सीज़न में नहीं बो सकते हैं।
और अब हम ये इतने होने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में आप देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि खेत में लगातार फसल उगाने से जो मिट्टी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी सीज़न चल रहा है सोयाबीन का, सोयाबीन की फसल तैयार होने के बाद हमने खेतों में कटाई कर ली। कटाई करने के बाद हमने क्या किया कि कुछ दिनों बाद हमने वापस से दूसरी फसल बो दी, फिर नेक्स्ट वो फसल कंप्लीट होने के बाद अगली बो दी। तो इस प्रकार कंटिन्यू अगर हम खेत में फसलों को उगाते जाते हैं तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अर्थात जितना अनाज हमें प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं प्राप्त हो पाता। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, हर फसल को प्राप्त करने के बाद हम खेतों की जुताई करते हैं। जुताई करने से क्या होता है कि जो मिट्टी जो है उलट पलट हो जाती है ना, मतलब जो उपजाऊ लेयर जो ऊपर वाली जो नष्ट हो जाती है वो अंदर चली जाती है और जो अंदर की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो इससे वापस से पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सकते हैं और पौधा जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि खरपतवार क्या होता है और हम उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो खरपतवार हमने पढ़ा था, क्या होता है खरपतवार, पौधों के, हमारी फसली पौधों के साथ उगे हुए अनुपयोगी पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जैसे चारा है ना या दूसरे पौधे जो कि हमारी फसली पौधों को प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करने देते हैं और बहुत ज़्यादा स्थान घेर लेते हैं, जिससे हमारे फसली पौधे जो हैं वो बड़े नहीं हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अब इन खरपतवारों को अगर हम खेतों में ही रहने देंगे तो क्या होगा, जितना उत्पादन हमारे फसलों में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें उसे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, जिसलिए हम विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं कि निंदाई गुड़ाई है ना, निंदाई के द्वारा हम खेतों में से उन पौधों को अलग कर सकते हैं, या फिर कई सारी रसायनों का छिड़काव करके भी हम जैसे जो चारा मारने की जो दवा आती है उसका भी अगर हम छिड़काव कर दें तो हमारा जो फसली पौधा है वो तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो अनुपयोगी पौधे होते हैं वो ऑटोमेटिक नष्ट हो सकते हैं। बट ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा मात्रा में रसायनों का छिड़काव खेतों में नहीं करना चाहिए, जिससे मिट्टी और वाटर दोनों ही प्रदूषित होता है। फिर इस पूरे चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है कि आपको बॉक्स दे रखे हैं, वो उनको प्रॉपरली आपको अरेंज करना है, उनका क्रम बराबर नहीं है तो आपको उनको एक क्रम से सीरियल वाइज जमाना है। तो फर्स्ट में हम आपको अब तो रटाई गया होगा कि सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। मिट्टी को तैयार करने के बाद दूसरा हम करते हैं खेत की जुताई करना, और इस दूसरे क्रम के बाद हमारा तीसरा होता है कि बुआई करना। बुआई करने के बाद मतलब कि बीज को बोने के बाद अगला प्रोसेस होता है हमारा खाद देना, है ना। खाद देने के बाद हम खेतों में फिर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, और फिर सिंचाई करने के बाद हमारी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो अगले क्रम में हमारा आएगा कटाई करना, और कटाई करने के बाद जो अनाज प्राप्त होता है उसको कहाँ पर भेजना, जो फसल है फसल को चीनी मिल में भेजना, ठीक है। तो इस प्रकार चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अर्थात फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का हमारे ये सारे क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हुए। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा पूरा फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड का बनाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शिक्षा सेतु को प्लीज़
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कुछ सुझाव या फिर कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, या जो आपको कुछ भी शिकायतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।